बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 13 मुलाहिज़ा फरमाएं। देख लिया कोई नहीं यहाँ, दूसरे कमरे में भी कोई नहीं। सकीना ने कहा, मैं जानता हूँ वो यही है। रघु की आवाज़ सुनाई दी। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। रात को मैंने खुद अपनी आंखों से उसे देखा था। रात को तो मैंने ख्याल नहीं किया, मगर सुबह अखबार पढ़ने के बाद मुझे यकीन हो गया कि ये वही जख्मी है जिसकी तलाश पुलिस को है। देखो सुंदरी। वो एक लम्हे को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, मुझे यहाँ आते हुए किसी ने नहीं देखा। अगर तुम खामोशी से मेरी प्यास बुझा दो तो मैं खामोश रहूंगा, किसी से कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन अगर तारक का खून खौल उठा। उसने बड़ी आहिस्ते से दरवाजा खोला और बाहर निकलकर दीवार के साथ साथ दूसरे कमरे के दरवाजे की तरफ सिरकने लगा। यकीन करो पंडित जी, यहाँ कोई नहीं है। तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। तुम तो मेरे बाप के बराबर हो। अगर यहाँ कोई जख्मी नहीं है तो पंडित ने उसकी बात काट दी। आज सुबह तुम दुकान से दवाएं और इंजेक्शन किसके लिए लाई थी? वो मुझे हॉस्पिटल में एक मरीज के लिए इन दवाओं की जरूरत थी। सकीना ने अकलाते हुए कहा, देखो तुम झूठ बोलकर अपने आप को नहीं बचा सकोगी। अगर पुलिस को पता चल गया कि तुमने ऐसे खतरनाक मुजरिम को पनाह दे रखी है जो एक बहुत बड़ी तबाही का बायस बना है, तो तुम समझ सकती हो कि पुलिस वाले तुम्हारा क्या असर करेंगे। आओ उस कुटिया पर बैठकर इत्मीनान से बात करते हैं। पंडित उसका हाथ पकड़कर चारपाई की तरफ खींचने लगा। छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ दो। सकीना के मुंह से करास ही निकल गई। मैं ये हाथ नहीं छोड़ सकता सुंदरी, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। पंडित रघु उसे अपनी तरफ खींचने लगा। उसके साथ चटाक की आवाज उभरी। सकीना ने उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। उसी लम्हे तारक दरवाजे के सामने आ गया। पंडित कमरे के वश में खड़ा था, उसका रुख दरवाजे की तरफ था। तारक को देखकर उसके चेहरे पर खौफ और दहशत के तासरात फैल गए। इससे पहले कि वो संभल सकता, तारक ने उस पर छलांग लगा दी। तारक पंडित को अपने साथ लेता हुआ चारपाई पर गिरा। उसके दोनों हाथ पंडित के गले पर थे और वो उसके नरखरे पर अंगूठों का दबाव बढ़ाता जा रहा था। पंडित पूरी तरह मचल रहा था। उसने अपने आप को छुड़ाने के लिए तारक के मुंह पर चंद घूंसे भी मारे, लेकिन उसी लम्हे सकीना ने चारपाई के दूसरी तरफ पहुंचकर रघु के दोनों हाथ अपनी गिरफ्त में ले लिए। वो दान पांसी लड़की थी, लेकिन इस वक्त उसमें बला की ताकत आ गई। उसने पंडित के हाथ इस कदर सख्ती से जकड़ रखे थे कि वो कोशिश के बावजूद उन्हें ना छुड़ा सका। रघु का चेहरा सुर्ख हो गया और आंखें हल्कों से उबलने लगी। जबान भी बाहर निकल आई। वो बुरी तरह टांगे पटक रहा था, मगर तारक के हाथों की गिरफ्त ढीली नहीं हुई। उसके चेहरे पर बेपनाह दरिंदगी और सफाकी के तासरात उभर आए। तारक रघु के नरखरे पर अंगूठे का दबाव बढ़ाता चला गया। रघु की मुदाफित बतदरीज कमजोर पड़ती चली गई। आखिरकार उसके जिस्म को एक झटका सा लगा और वो बेहिस्सो हरकत हो गया। तारक अब भी रघु का गला दबोचे हुए था। सकीना ने रघु के हाथ छोड़ दिए और तारक के सर पर हाथ रखकर उसे होले होले से हरकत दी। तारक को जैसे होश आ गए, उसने रघु का गला छोड़ दिया और चारपाई पर दूसरी तरफ उलट गया और बुरी तरह हाँफने लगा। उसके कंधे पर बंधी हुई पट्टी खून से तर थी। सकीना की आंखों से खौफ उभर आया। तुम्हारे जख्म से खून रिसने लगा है, दूसरे कमरे में चलो, मैं तुम्हारी पट्टी तब्दील करूं। वो तारक का हाथ पकड़े हुए बोली, लेकिन ये तारक ने रघु की तरफ देखा और सकीना का सहारा लेकर उठने लगा। ये खत्म हो चुका है, इसकी अब तुम फिक्र मत करो। सकीना ने उसे सहारा देकर उठाया। दूसरे कमरे तक आते हुए तारक को बेबना तकलीफ हो रही थी। तकलीफ को दबाने के लिए उसने दांत भींच रखे थे। सकीना उसे चारपाई पर छोड़कर बाहर भाग गई। सबसे पहले उसने गेट से बाहर झांका। इत्तेफाक से इस वक्त गली में कोई नहीं था। उसने लकड़ी का गेट बंद करके अंदर से कुंडा चढ़ाया और दौड़ती हुई तारक के कमरे में आ गई। कंधे की पट्टी खोलकर उसने जख्म चेक किया। ताकत इस्तेमाल करने से जख्म खुल गया था। उसने बड़ी एहतियात से दोबारा ड्रेसिंग कर दी और दर्द से आराम और नींद के लिए डाइजी पाम की एक गोली तारक को खिला दी। तारक से निपटने के बाद सकीना दूसरे कमरे में आ गई। ये दरअसल उसके बाप का कमरा था। चारपाई पर पंडित रघु की लाश पड़ी थी। उसकी जबान और आंखें बाहर को निकली हुई थी। उसकी सूरत पहले खौफनाक थी और अब तो उसे देखकर ही दहशत तारी हो रही थी। सकीना ने उसे छू कर इत्मीनान कर लिया, लेकिन उसमें जिंदगी का नामो निशान तक नहीं रहा था। रघु बारी तनोतोष का मालिक था। उसकी लाश को ठिकाने लगाना सकीना के बस में नहीं था और इस वक्त लाश को कमरे से बाहर निकालना भी खतरे से खाली नहीं था। उसने बड़ी मुश्किल से खींच तान कर लाश को चारपाई से गिराया और किसी न किसी तरह धकेल कर चारपाई के नीचे कर दिया। उसने बिस्तर की चादर इस तरह लटका दी थी कि चारपाई के नीचे नजर ना जा सके। फिर उसने बाहर निकलकर कमरे के दरवाजे को ताला लगा दिया और वापस तारक के कमरे में आ गई और उससे बातें करने लगी। आधे घंटे बाद तारक सो गया। सकीना कुछ देर तक कमरे में बैठी रही, फिर आंगन में आ गई। ये गली के इख्तिताम पर एक बहुत लंबा चौड़ा अहाता था। गली से आते में दाखिले के लिए लकड़ी के तख्तों का कमजोर सा गेट था। इस गेट के अंदर जरा आगे दाईं तरफ 2 कमरे बने हुए थे, जिनके सामने मुख्तसर सा बरामदा भी बना हुआ था। उसके सामने वसी व अरीज सेहन था, जिसके चारों तरफ दीवार के साथ साथ कमरे बने हुए थे, लेकिन एक के सिवा तमाम कमरे खंडर बन चुके थे। जो 2 कमरे किसी हद तक सलामत थे, उनसे स्तबल वगैरह का काम लिया जाता था। एक कमरे में घोड़ा बनता था और दूसरे कमरे में घोड़े और तांगे का सामान रखा जाता था। उन कमरों के सामने घोड़े की सूखी हुई लीद और घास वगैरह बिखरी हुई थी। ये आता हरी चंद था। सन 1947 से पहले यहाँ कई मुसलमान घराने आबाद थे। हर कमरे में एक खानदान रिहाइश पजीर था। यह आता दरअसल तकरीबन 60 साल पहले हरिचंद नामी एक हिंदू सेठ ने बनवाया था और उसी के नाम से मौसूम था।
सन 1945 में ये अहाता एक मुसलमान ने खरीद लिया और यहाँ रहने वाले मुसलमान खानदान के किराए माफ कर दिए। लेकिन सन 1947 में जब मुल्क तकसीम हुआ तो इस इलाके में सबसे ज्यादा तबाही इसी अहाते पर नाज़िल हुई। हिंदुओं ने इस अहाते को चारों तरफ से घेर कर हल्ला बोल दिया। तमाम मुसलमानों का इतना कत्लेआम दिल्ली के किसी और इलाके में नहीं हुआ जितना यह अहाता हरीचंद में हुआ था। यहाँ मुसलमानों के 20-22 खानदान आबाद थे, जिनमें से 5-6 अफराद ही जाने बचाकर भागने में कामयाब हुए। जब मुल्क तकसीम हुआ तो यहाँ हरीचंद का मुसलमान मालिक इंग्लैंड में था। वो कई साल बाद वापस आया तो पता चला कि इस याते पर एक हिंदू काबिज हो चुका है और वो किसी तरह भी ये जायदाद उसके हवाले नहीं करेगा। मुसलमान सेठ को मजबूरन अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। दिल्ली हिंदुस्तान के कई शहरों में ऐसी जायदादें मौजूद थी जिन्हें मुसलमान छोड़ गए थे। ऐसी जायदादों को मतरूके इमलाक करार दिया गया था, लेकिन याता हरीचंद का शुमार मतरूके इमलाक में नहीं हो सकता था क्योंकि उसका मालिक मौजूद था और हिंदुस्तान का शहरी था। अदालत के फैसले के मुताबिक ये अहाता उसके मुसलमान मालिक के हवाले कर दिया गया। अहाता हरीचंद में कभी जिंदगी की चहल पहल हुआ करती, लेकिन अब वो वैरान हो चुका था। कमरे खंडर बन गए। इस अहाते का मुसलमान मालिक यहाँ प्लाजा बनाना चाहता था, लेकिन यहाँ जिंदगी ने उसे मोहलत नहीं दी। उसके इंतकाल के बाद ये जायदाद उसके बेटे के नाम मुंतकिल हो गई, जो शुरू ही से लंदन में रिहाइश पजीर था। हिंदुस्तान से उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने ये अहाता अपने बाप के एक पुराने खिदमतगार लुकमान को सौंप दिया। सुलेमान उसका बेटा था। लुकमान तांगा चलाया करता था। उसने इस अहाते को अपना मस्कन बना लिया। लुकमान के बाद ये अहाता सुलेमान की तहवील में आ गया। बाप का तांगा भी उसने संभाल लिया। वो सिर्फ 2-4 जमातें ही पढ़ सका था। उसकी शादी बाप की जिंदगी ही में हो गई। सिर्फ एक बेटी थी। बीवी के इंतकाल के बाद उसने बेटी को माँ का प्यार भी दिया और बाप की शफकत भी। उसने बेटी को मैट्रिक तक तालीम दिलाई और उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसे नर्सिंग में दाखिला दिलवा दिया। सुलेमान एक शरीफ इंसान था। गली में चंद घर मुसलमानों के भी थे और सुलेमान की दोस्ती सब ही से थी, मुसलमानों से भी और हिंदुओं से भी। दिल्ली में कई मरतबा हिंदू मुस्लिम फसादात हुए। गली के बाद हिंदू नौजवानों ने ऐसे मौकों पर सुलेमान के घर पर दावा बोलने की कोशिश की, लेकिन बुजुर्ग सामने आ गए। सकीना दिन भर बदरू की तरह अहाते में घूमती रहती। उसका बाप सुबह गया रात को आता था और सकीना अक्सर अकेली रहती थी। उसे कभी खौफ महसूस नहीं हुआ था, लेकिन आज खौफ से उसका दिल कांप रहा था। वो अच्छी तरह जानती थी कि उसका बाप रात का अंधेरा फैलने से पहले कभी नहीं आएगा। उसके बावजूद वो बार बार गेट पर जाकर बाहर झांकती। कभी उस कमरे के बंद दरवाजे को देखती जहाँ पंडित रघु की लाश पड़ी थी, और कभी तारक वाले कमरे में झांक कर देखती। गोली के असर से तारक गहरी नींद में था। सकीना ने उसे हिलाने झुलाने की कोशिश नहीं की। उसके ख्याल में तारक के लिए आराम बेहद जरूरी था और ये आराम उसे नींद ही में मिल सकता था। सकीना की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसके घर में एक हिंदू पंडित की लाश पड़ी थी और वो जख्मी तारक था जो इस वक्त कानून को सबसे ज्यादा मतलूब था। हिंदू पंडित की लाश और तारक समीना और उसके बाप के लिए मौत के परवाने की हैसियत रखते थे। शाम के साए ढल गए। सकीना की दिल की धड़कन कुछ और तेज हो गई। तारक इस वक्त तक जाग चुका था। उसका सर बूझल था। सकीना ने उसे चाय बनाकर दी और खुद भी उसके सामने बैठकर चाय पीने लगी। क्या बात है सकीना, तुम बदहवास और परेशान नजर आ रही हो। तारक ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, वो पंडित की लाश उस कमरे में पड़ी है और बाबा अभी तक नहीं आया। सकीना ने खौफजदा लहजे में कहा। ओह। तारक के हाथ में चाय की प्याली छलक गई। उसे तो मैं भूल ही गया था। तुम्हारा बाबा आमतौर पर किस वक्त आ जाता है? मेरा ख्याल है घंटे आधे घंटे में आने वाला होगा, लेकिन मुझे अजीब सी वहशत हो रही है। सकीना बोली। मेरा ख्याल उस पंडित ने ठीक ही कहा था कि उसे यहाँ आते हुए किसी ने नहीं देखा। अब उसके बारे में कभी कोई नहीं जान सकेगा कि वो कहाँ गया। परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम्हारा बाबा आ जाए तो लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचते हैं। तुम इस सिलसिले में क्या कर सकते हो? सकीना ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तुम तो जख्मी हो और बाहर भी नहीं जा सकते। कोई मशवरा तो दे सकता हूँ, तारक ने कहा। पता नहीं आज बाबा कहाँ रह गया। सकीना जो जलाती हुई उठकर कमरे से बाहर आ गई। शाम ढलने के बाद खुनकी में अगरचे इजाफा हो गया, लेकिन सकीना पर खौफ की सी कैफियत तारी थी और वो बाकायदा कांप रही थी। अचानक गली में तांगे की आवाज सुनाई दी और सकीना वहशियाना अंदाज में गेट की तरफ दौड़ी। उसने गेट खोलकर बाहर झांका। उसके बाप ही का तांगा था। गली के बच्चे तांगे पर चढ़े हुए थे, कुछ सीटों पर बैठे थे, कुछ पायदानों पर खड़े थे और 2-3 लड़के साथ साथ भाग भी रहे थे। सकीना गेट खोलने की बजाय सामने खड़ी हो गई। तांगा रुक गया। गेट खोलो बेटी, कोचवान की सीट पर बैठे हुए सुलेमान ने कहा। पहले इन्हें उतार दो बाबा। सकीना ने बच्चों की तरफ इशारा किया, फिर खुद ही डांट डपट कर बच्चों को तांगे से उतारने लगी। जब उसे इत्मीनान हो गया कि तमाम बच्चे भाग गए हैं, तो उसने गेट खोल दिया और तांगे के अंदर दाखिल होते ही दोबारा बंद कर दिया। सुलेमान तांगे को वसी वरीज अहाते के आखिरी सिरे पर ले गया जहाँ तबीला बना हुआ था। उसने तांगा रोका ही था कि सकीना दौड़ती हुई पहुंच गई। परेशान क्यों हो बेटी, मेहमान तो खैरियत से है ना? सुलेमान ने तांगे से उतरते हुए पूछा। यहाँ तारीकी थी। सकीना के चेहरा अगरचे साफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन सुलेमान ने उसकी हरकतों से उसकी परेशानी का अंदाजा लगा लिया था। मेहमान तो खैरियत से है बाबा, लेकिन वो पंडित, सकीना कहते कहते रुक गई। पंडित? कौन पंडित? दोपहर को पंडित रघु यहाँ आया था। उसे यहाँ तारक की मौजूदगी का पता चल गया था। वो उसकी मौजूदगी को राज में रखने के लिए मेरी इज्जत का सौदा करना चाहता था, लेकिन तारक ने उसे मार डाला। उसकी लाश वहाँ पड़ी है।
तुम्हारे कमरे में, यही बात मुझे खौफजदा किए दे रही है। समझ में नहीं आता अब क्या होगा। सकीना ने रुक रुक कर उसे बताया। उसका लहजा कपकपा रहा था। उस कुत्ते की ये मजाल। सुलेमान ने दांत कुचकुचाए। तारक ने नायत अच्छा किया। उसकी जगह अगर मैं होता तो उसकी बोटियां काट कर कुत्तों को डाल देता। वो तांगे में घोड़े को जूता छोड़कर कमरे में आ गया। उसे देखकर तारक के होंठों पर अफसुर्दा सी मुस्कुराहट आ गई। सुलेमान ने सबसे पहले तारक की खैरियत दरियाफ्त की, फिर सकीना की तरफ मुतवज्जो हो गया। कहाँ है उस हरामी की लाश? मैं उसे तांगे में डालकर किसी वैरान सड़क पर फेंक आता हूँ। कुत्ते नोचते रहेंगे उसे रात भर। ये जोश का नहीं, होश का वक्त है बाबा, तारक ने कहा। तुम अभी आए हो, अभी सवेरा है, तांगा लेकर वापस जाओगे तो गली के लोग शक करेंगे। तांगे में लाश छुपाना आसान नहीं, हो सकता है किसी की नजरों में आ जाए और इस तरह बना बनाया खेल बिगड़ जाए। तो फिर क्या किया जाए? सुलेमान ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। तुम दिन भर के थके हुए हो, कुछ देर आराम कर लो। मेरा ख्याल इस पंडित की लाश को इस हवेली ही में किसी जगह दबा दिया जाए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, तारक ने कहा। ख्याल तो तुम्हारा ठीक है, सुलेमान पुरसोच लहजे में बोला। इस इलाके में बड़ी जगह है। 45 साल पहले यहाँ दर्जनों बेगुनाहों का खून बहाया गया था। जब भी इस हवेली ने बेगुनाहों के खून की होली देखी है तो क्या अपनी मट्टी में एक पापी की लाश को जगह नहीं दे सकेगी? तुम जाकर पहले घोड़े को खोलो। बेचारा जानवर सुबह से तांगे में जुटा हुआ है। उसके बाद खाना वगैरह खाओ। रात का कुछ हिस्सा गुजर जाए तो लाश को ठिकाने लगा दिया जाएगा। सकीना, तुम जाकर खाना बनाओ। आज तो तुमने मुझे भी खाने को कुछ नहीं दिया और मुझे यकीन है कि खुद भी कुछ नहीं खाया होगा। तुम दिन भर सोते रहे हो। मैंने तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि तुम्हारे लिए आराम बेहद जरूरी है और मुझे तो भूख ही नहीं। अब मैं रोटी पकाती हूँ, सकीना ने कहा। मेरे साथ आओ बेटी, सुलेमान ने कहा। मैं मेहमान के लिए कुछ फल लाया हूँ, तुम तांगे से फलों का थैला ले आओ। मैं घोड़े को खोलकर दाना वगैरह डालता हूँ। वो दोनों कमरे से निकल गए। कुछ देर बाद सकीना ने फलों वाला थैला लाकर ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया और बावर्ची खाने में चली गई। छोटा सा बावर्ची खाना बरामदे के आखिरी सिरे पर बना हुआ था। तकरीबन 45 मिनट बाद वो तीनों खाना खा रहे थे। तारक तकिए के सहारे बैठा हुआ था। खाने के बाद भी सुलेमान उसी के कमरे में बैठा रहा। उसने अपना कमरा खुलवाकर पंडित रघु की लाश देखने की कोशिश नहीं की। वो तारक को शहर की सूरत हाल से आगाह कर रहा था। पुलिस पूरे शहर में दंदनाती फिर रही थी। जगह जगह चेकिंग थी। सैकड़ों मुसलमानों और सिखों को गिरफ्तार किया जा रहा था, लेकिन गिरफ्तार होने वालों की ज्यादा तादाद मुसलमानों पर मुश्तमिल थी और उनमें भी अक्सरियत उन लोगों की थी जिनका ताल्लुक कश्मीर से किसी तरीके से था। सुबह के अखबार में बताया गया कि पुराने किले से फौजी कैंप पर राकेट बरसाने वाले पुलिस मुकाबले के बाद अपने एक साथी की लाश छोड़कर फरार हो गए थे और उनका एक साथी जख्मी भी हो गया था। सुलेमान की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस शहर के तमाम डॉक्टरों से पूछगछ कर रही थी, लेकिन ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि पुलिस की इस कार्रवाई का नतीजा क्या रहा। तारक दिल ही दिल में अपने साथियों की खैरो आफियत की दुआएं मांगता रहा। रात के 11 बज रहे थे। सुलेमान इहाते के तबीले वाले हिस्से में पहुंच गया। हर तरफ सन्नाटा था, अलबत्ता दूर कहीं से किसी गाड़ी वगैरह के हारन या किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज कभी कभार सुनाई दे जाती। सुलेमान उस कमरे में आ गया जिसकी छत गायब थी। कमरे के कच्चे फर्श पर मलबे का ढेर था। वो कुछ देर तक तारीकी में खड़ा जायजा लेता रहा, फिर दीवार के करीब एक जगह से मलबा हटाने लगा। कुछ देर बाद सकीना भी उसके साथ इस काम में शरीक हो गई। तारक भी लंगड़ाता हुआ वहां पहुंच गया। अरे बेटा, तुम आराम करो, ये काम हम दोनों बाप बेटी कर लेंगे, सुलेमान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। अंदर बिस्तर पर अकेले लेटे हुए वहशत हो रही थी, इसलिए चलाया। मेरी फिक्र मत करो, तारक ने कहा। ये बड़ा ही ढीठ मरीज है बाबा, तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानेगा, सकीना ने तारक की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। तारक ने भी जवाब देने की बजाय मुस्कुराने पर इक्तफा किया। तकरीबन 2 घंटे बाद घड़ा तैयार हो गया। तारक वहीं खड़ा रहा। सकीना और सुलेमान कमरे से लाश निकालने के लिए आ गए। लाश जकड़ चुकी थी लेकिन खराब नहीं थी। मौसम ठंडा था। अगर गर्मियों का मौसम होता तो कमरे में बंद होने की वजह से उसके खराब होने का अंदेशा था। सुलेमान ने पंडित रघु की लाश को घसीटकर पलंग के नीचे से निकाला। अकड़ जाने की वजह से लाश का चेहरा कुछ और भी भयानक हो गया था। सुलेमान की आंखों में नफरत की चिंगारियां उभर आई। ये पंडित था, राम राम की माला जपने वाला। ये जिंदगी भर पत्थर की मूर्तियों की आड़ में शिकार खेलता रहा। मंदिर में आने वाली न जाने कितनी मासूम और बेगुनाह औरतें इसकी हवस का शिकार हुई होंगी। कितने घर उजाड़े होंगे इसने। सुलेमान के ख्याल में उस शैतान के जेले का अंजाम तो इससे भी बुरा होना चाहिए था, जिसे देखकर दूसरे इबरत हासिल करते। लेकिन उसका मकरूर भयानक चेहरा अब दूसरों को नहीं दिखा सकता था। उसने झुककर लाश को कंधे पर डाला और कमरे से निकलकर तेज तेज कदम उठाते हुए तवीले की तरफ चलने लगा। लाश को गड्ढे में डालकर उस पर मिट्टी भर दी गई और ऊपर मलबा फैला दिया गया ताकि किसी वक्त अगर कोई आ भी जाए तो किसी किस्म का शुबा न कर सके। पंडित रघु की लाश से निजात हासिल करने के बाद अब दोबारा वो तारक वाले कमरे ही में आ गए। सुलेमान का फिलहाल अपने कमरे में जाने का कोई इरादा नहीं था। वो सकीना के साथ चारपाई के सामने बिछी हुई दरी पर बैठ गया। दिन भर की मेहनत के बाद इस वक्त भी उसे मुशक्कत करना पड़ती थी। वो बातें करते करते ऊँग गया। सकीना बातें करते करते ऊँगने लगी और फिर तारक की आंखें भी बंद होने लगी। 3 दिन गुजर गए। तारक अखबार के जरिए सूरत हालात से बाखबर रहने की कोशिश कर रहा था। ये बात उसके लिए बायसे इत्मीनान थी कि ना तो कोई तकरीबकार पकड़ा गया और ना ही उनके साथी की पहचान हो सकी थी और ना ही पुलिस उनके जख्मी साथी का सुराग लगा सकी थी। तारक सोच रहा था कि शाहरुख वगैरह उसके लिए यकीनन परेशान होंगे
सकीना भी 3 दिन से हॉस्पिटल नहीं गई थी। उसने अपने बाप के हाथ छुट्टी की दरख्वास्त भिजवा दी, जिसमें तबीयत खराब होने का उज़र पेश किया गया था। उस रोज दोपहर के लगभग सकीना सौदा वगैरह लेने के लिए बाजार जाने लगी तो तारिक ने रिस्क लेने का फैसला कर लिया। उसे शाहरुख का फोन नंबर सकीना को देकर खुद अच्छी तरह समझा दिया कि उसे किस तरह बात करनी होगी। उसने रहमान बाबा वाला कोड भी सकीना को समझा दिया। सकीना की वापसी तकरीबन 1 घंटे बाद हुई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। तुम्हारे तमाम साथी खैरियत से हैं, उसने आते ही कहा। शाहरुख तुम्हारे लिए बेहद परेशान था। तुम्हारे बारे में जानकर उसने इत्मीनान का इजहार किया और कहा है कि जहां हो 2-4 दिन वहीं रहो, फिलहाल बाहर आना मुनासिब नहीं। मैंने उसे ये बता दिया है कि तुम किस जगह पर हो। उसने पॉइंट 1 का पता दिया है और तुम्हें ये जानकर हैरत होगी कि उसने जिस मकान का पता मुझे समझाया है वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, बस 3-4 गलियों का फासला है। शाहरुख ने कहा है कि अगर यहाँ किसी वक्त खतरा महसूस करो तो पॉइंट 1 पर मुंतकिल हो जाना। दिल शेर वही है। गुड, तारिक ने कहा। उसकी आंखों में चमक सी उभर आई। उसके तमाम साथी महफूज थे। अलबत्ता मुराद अली की मौत का उसे बेहद अफसोस था। मुराद अली ने एक बहुत बड़े मकसद के लिए जान दी थी। वो जानता था कि जब कश्मीर के शुहदा की तारीख लिखी जाएगी तो उसमें मुराद अली का नाम भी शामिल होगा। उस रोज शाम का अंधेरा फैलने से कुछ ही देर पहले सकीना की एक सहेली आ गई। टीना का ताल्लुक एक ईसाई घराने से था और वो भी सकीना के साथ उसी हॉस्पिटल में नर्स थी। सकीना उसे देखकर परेशान हो गई। अरे टीना, खैरियत तो है? सकीना ने कहा। खैरियत तो मैं तुम्हारी दरियाफ्त करने आई हूँ। तुम 3 दिन से ड्यूटी पर नहीं आ रही। किसी ने बताया कि तुम्हारी तबीयत खराब है। आज ड्यूटी से ऑफ हुई तो मैंने सोचा कि तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त करती चलूं। क्या हुआ था तुम्हें? मुझे तो बड़ी चंगी लग रही हो। टीना ने एक ही सांस में कहना शुरू कर दिया। बुखार आ गया था, अब ठीक हूँ। कल या परसों ड्यूटी पर आ जाऊंगी। सकीना ने जवाब दिया। क्या चाय पियोगी? नहीं सकीना, बहुत देर हो जाएगी। मैं तो बस तुम्हारी खैरियत दरियाफ्त करने आ गई थी, टीना ने जवाब दिया। अरे हाँ, मालूम है आज हॉस्पिटल में क्या हुआ? क्या हुआ? सकीना ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। पुलिस आई थी। पुलिस? सकीना की भवें तन गई। हाँ, पुलिस ने उन तमाम नर्स और लेडी डॉक्टर्स के पते दरियाफ्त किए जो हॉस्टल की बजाय अपने घरों में रहती हैं। पुलिस को मुसलमान लेडी डॉक्टरों और नर्सों से ज्यादा दिलचस्पी है। क्यों? पुलिस ये पते क्यों दरियाफ्त कर रही है? तुम्हें पता नहीं है? 3 रोज पहले बाद तकरीबकारों ने जमुना के किनारे फौजी कैंप तबाह कर दिया। वो लोग फरार होने में कामयाब हो गए, लेकिन उनका एक साथी पुलिस की गोली से जख्मी हो गया था। पुलिस का ख्याल है कि वो कहीं न कहीं से तिब्बी इमदाद हासिल करने की कोशिश करेगा। पुलिस तमाम क्लिनिकों और प्राइवेट डॉक्टरों से पूछताछ कर रही है। अब पुलिस उन लेडी डॉक्टरों और नर्सों के पते भी नोट कर रही है जो होटलों की बजाय अपने घरों में रहती हैं, ताकि उनको भी चेक किया जा सके। तुम्हारा नाम और पता भी लिखवाया गया है और मेरा ख्याल है पुलिस ने इन पतों पर चेकिंग शुरू कर दी है, टीना ने बताया। ये इतला सकीना के लिए खासी तशवीशनाक थी, लेकिन उसने अपने चेहरे से किसी किस्म के तासरात का इजहार नहीं होने दिया। टीना के जाने के बाद सकीना एक बार फिर परेशान हो गई। उसने जब तारक को इस ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया तो वो भी परेशान हो गया। वो सकीना को तसल्ली देते हुए बोला, घबराओ नहीं सकीना, मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से तुम लोगों पर किसी किस्म की मुसीबत आए। मैं तुम लोगों का ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगा। अगर उस रात तुम्हारा बाप सड़क पर से मुझे उठाकर ना लाता तो मैं या तो पुलिस के हाथ लग जाता या सड़क पर पड़े पड़े मर जाता। तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुमने बताया कि शाहरुख ने जिस मकान का पता बताया था वो यहाँ से करीबी है। मैं आज रात ही वहाँ मुंतकिल हो जाऊंगा। तुम मुझे उस मकान का पता समझा दो, लेकिन तुम्हारी हालत ऐसी नहीं कि मैं अपना ख्याल रखूंगा। तारिक ने उसकी बात काट दी। मेरा ख्याल है कि अंधेरा फैलते ही मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर पुलिस ने हॉस्पिटल से हासिल करदा पतों पर चेकिंग शुरू कर दी है तो वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। सकीना बेचैनी से वक्त गुजरने का इंतजार करने लगी। शाम का अंधेरा फैलने के तकरीबन 1 घंटा बाद गली में तांगे की आवाज सुनाई दी तो वो दौड़ती हुई गेट पर पहुंच गई। वो सुलेमान ही था जो आज जल्दी वापस आ गया था। हस्बे मामूल बच्चे तांगे पर लद गए थे। सकीना ने बच्चों को भगा दिया और गेट खोल दिया। घोड़ा मत खोलना बाबा, सकीना ने गेट बंद करते हुए कहा और फिर दौड़ती हुई बाप के पास पहुंच गई। आज मेरी दोस्त टीना आई थी बाबा, वो भी मेरे साथ हॉस्पिटल में काम करती है, सकीना ने कहा और मुख्तसर अल्फाज में उसे सूरत हाल से आगाह कर दिया। ये तो वाकई तशवीशनाक बात है, सुलेमान बोला। हमें रात गहरी होने का इंतजार करने की बजाय तारक को इसी वक्त यहाँ से हटा देना चाहिए। तुम उससे कहो चलने के लिए तैयार हो जाए, मैं भी आ रहा हूँ। सुलेमान तांगे की सीटों के नीचे की जगह खाली करने लगा, जहाँ घोड़े के लिए दाना, घास और चने वगैरह रखे हुए थे। सीटों के नीचे की जगह खाली करके वो तेज से कदम उठाता हुआ कमरे में आ गया। तारक तैयार बैठा था। मुझे अफसोस है कि तुम्हें इस हालत में यहाँ से जाना पड़ रहा है, सुलेमान ने कहा। तारक ने महज मुस्कुराने पर इत्तफाक किया। फिर उसने उन दोनों का शुक्रिया अदा किया और सहारा लेकर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कमरे से बाहर आ गया। तारक को तांगे की सीटों के नीचे खाली जगह पर ठोंस दिया गया। ये जगह यूं तो खासी बड़ी नहीं थी, लेकिन तारक को दोहरा होकर उसमें समाना पड़ा था। ऐसा करते उसकी जख्मी टांग और कंधे में तकलीफ शुरू हो गई थी। उसी सीटों के नीचे ठोंसने के बाद सुलेमान ने बोरी और घास के 2-3 गट्ठे भी अंदर ठोंस दिए और फिर खुद अगली सीट पर बैठ गया। सकीना ने सुलेमान को उस मकान का पता अच्छी तरह समझा दिया था। तांगे के निकलने के बाद सकीना ने गेट बंद कर दिया और कमरे में आकर खार वो निशान मिटाने लगी जिससे यहाँ तारक की मौजूदगी साबित हो सकती। वो तारक वाला बिस्तर झाड़ी रही थी कि बाहर का गेट धड़धड़ाया जाने लगा। यूं लगता था जैसे गेट तोड़ने की कोशिश की जा रही हो।
सकीना कमरे से निकलकर तेज से कदम उठाते हुए गेट की तरफ बढ़ी और फिर सकीना ने जैसे ही गेट खोला उसका दिल उछलकर खल्क में आ गया। सामने 2 पुलिस वाले खड़े थे। गली से निकलते हुए सुलेमान उन 2 पुलिस वालों को गली में दाखिल होते हुए देख लिया था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे समझने में देर न लगी कि ये पुलिस वाले उसी के घर आ रहे थे। उसने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि वो बर वक्त तारों को लेकर घर से निकल आया था, लेकिन उसके ख्याल में अभी खतरा मौजूद था। उसने तांगे को बाईं तरफ मोड़ते ही चाबक रसीद कर दिया। बड़ी सड़क पर तकरीबन 20 गज का फासला तय करने के बाद उसने तांगा दाईं तरफ की गली में मोड़ दिया, लेकिन अचानक ही एक पुलिस वाले ने उसे रुकने का इशारा किया। सुलेमान का दिल उछलकर हल्क में आ गया। सुलेमान को उस पुलिस वाले की सूरत में अपनी मौत नजर आने लगी। अपनी तो उसे परवाह नहीं थी, लेकिन उसके ख्याल में तारक की जान कीमती थी। उसने अहद कर लिया था कि वो तारक को हर कीमत पर बचाने की कोशिश करेगा। उसके लिए ख्वाह उसे अपनी जान ही से क्यों ना जाना पड़े। क्या बात है सरकार, अगर तुम्हें कहीं जाना है तो कोई और सवारी देख लो, मैं घर जा रहा हूँ, घोड़ा थक गया है, सुबह से जूता हुआ है। सुलेमान ने अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, हमें थाने छोड़ आओ, फिर जाके घोड़ा खोल देना, एक मुलजिम को लेकर जाना है। एक पुलिस वाले ने कहा। वो उस वक्त एक मकान के दरवाजे पर खड़ा था। उसने दरवाजे की तरफ रुख करके किसी को आवाज दी। 2 और पुलिस वाले मकान से बाहर आ गए। उनके साथ एक अधेड़ उम्र आदमी और एक जवान लड़की भी थी। एक पुलिस वाला उस आदमी को धक्के देता हुआ ला रहा था। लड़की का हाथ दूसरे कांस्टेबल ने पकड़ा हुआ था। उसके साथ मकान से कुछ और लोग भी निकले थे और पुलिस को देखकर चंद राहगीर भी जमा हो गए थे। 2 पुलिस वाले लड़की को लेकर अगली सीट पर बैठ गए। उन्होंने लड़की को अपने दरमियान इस तरह दबा लिया था कि वो सैंडविच बनकर रह गई थी। तीसरा कांस्टेबल अधेड़ उम्र आदमी को लेकर पिछली सीट पर बैठ गया। ये कौन है सरकार, क्या किया है इन्होंने? सुलेमान ने तांगा हाँकते हुए पूछा। उसकी अपनी हालत बड़ी गैर हो रही थी। प्यार के पंछी हैं ये दोनों, आगे बैठे हुए कांस्टेबल ने जवाब दिया। इसके घर वाले कहीं गए हुए थे, ये दोनों अंदर इश्क की पींगे बढ़ाने लगे। ऊपर से घर वाले आ गए और ये रंगे हाथों पकड़े गए। इनकी इश्क की कहानी अब थाने ही में पूरी होगी। मैं बेकसूर हूँ हवालदार जी, ये आदमी मुझे डरा धमका कर इस मकान में ले गया था। लड़की ने कहा। चुपकी बैठी रह, कांस्टेबल ने उसे डांट दिया। सुलेमान खामोशी से तांगा हाँकता रहा। उसका दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। वो सोच रहा था कि अगर उन पुलिस वालों को ये पता चल जाए कि जिन सीटों पर वो बैठे हुए हैं उनके नीचे वो शख्स मौजूद है जिसकी तलाश में पूरे दिल्ली की पुलिस पागल है, तो वो प्यार की इन पंछियों को भूल जाएंगे। सीट के नीचे छुपा हुआ तारक बड़ी अजियत में था। वो गठरी की तरह दोरा तेरा होकर दुबका हुआ था। उसकी जख्मों की तकलीफ बढ़ गई और यूं लगा जैसे पूरा जिस्म जख्म बन गया हो जिसमें टेसें उठ रही थी। उसे पता चल गया था कि तांगे पर पुलिस वाले बैठे हुए थे। उसकी जरा सी गलती उसे मौत के मुंह में पहुंचा सकती थी। वो अपनी जगह से ना तो कोई हरकत कर सकता था और ना ही मुंह से कोई आवाज निकाल सकता था। तांगे को लगने वाले झटकों से उसकी तकलीफ में और इजाफा हो गया। तकलीफ और खौफ से उसका जिस्म पसीने में तर हो गया। आखिरकार तांगा एक जगह रुक गया। मुसाफिर उतर गए और तांगा फिर हरकत में आ गया। सीट के नीचे दुबका हुआ तारक होले होले करा रहा था। उसकी तकलीफ अब नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी। तांगा एक बार फिर रुक गया और सीट के नीचे इस तरह हाथ मारने लगा जैसे घास के गट्ठे दुरुस्त कर रहा हो। मकान तो यही है, लेकिन इस वक्त गली में कुछ लोग आ रहे हैं, वो गुजर जाएं तो मैं दस्तक दूं। उसने झुकते हुए सरगोशी की। जो भी दरवाजा खोले उसे कहना रहमान बाबा का मेहमान आया है, तारक ने कराते हुए कहा। उसकी आवाज भी सरगोशी से ज्यादा नहीं थी। सुलेमान सीट के नीचे घास के गट्ठों को दुरुस्त करता रहा। गली में से सामने से 2 औरतें और 3 मर्द आ रहे थे। उनके पीछे 2 आदमी और भी थे। क्यों भाई तांगे वाले, दिल्ली दरवाजे चलना है? करीब पहुंचने पर एक आदमी ने कहा। तांगा खाली नहीं है सरकार, मैं तो सवारियों का इंतजार कर रहा हूँ, वो सामने वाले घर में गए हैं, सुलेमान ने जवाब दिया। वो लोग जैसे ही आगे बढ़े सुलेमान ने मकान के दरवाजे पर दस्तक दी। चंद सेकंड बाद ही दरवाजा थोड़ा सा खुला और एक औरत का चेहरा झांकता हुआ नजर आया। रहमान बाबा का मेहमान आया है, सुलेमान ने सरगोशियाना लहजे में कहा। कहाँ है? उसे जल्दी से अंदर ले आओ, औरत ने कहा। सुलेमान ने मोहताज निगाहों से गली में दोनों तरफ देखा और फिर तारक को सीट के नीचे से निकालकर कंधे पर लाद लिया। दूसरे ही लम्हे वो मकान में दाखिल हो चुका था। तारक को एक कमरे में बिस्तर पर लिटाने के बाद सुलेमान वहां रुका नहीं। उसे अपनी बेटी सकीना की फिक्र थी। उसने 2 पुलिस वालों को अपने घर की तरफ जाते हुए देख लिया था और अब वो जल्द अज जल्द घर पहुंच जाना चाहता था। मकान का दरवाजा खोलने वाली वो औरत गालिबन इस मकान की मालका थी। उसे यकीनन पहले ही इतला मिल चुकी थी कि तारक किसी भी वक्त या किसी भी रोज यहाँ आ सकता है। मकान के दरवाजे के सामने एक मुख्तसर सी ड्योढ़ी थी जिसके ऊपर 2 छती सी बनी हुई थी। उस 2 छती में आमतौर पर घर का फालतू सामान रख दिया जाता था। उस 2 छती पर जाने के लिए 2 रास्ते थे, एक ड्योढ़ी की तरफ से और दूसरा अंदरूनी कमरे से। कोई भी रास्ता एक दरमियाने साइज की खिड़की से ज्यादा कुशादा नहीं था। सुलेमान तारक को चारपाई पर लिटा कर जा चुका था और वो अधेड़ उम्र औरत भी दरवाजा बंद करके वापस आ गई थी। तारक उससे कुछ पूछना ही चाहता था कि उसकी नजर ऐन सामने 2 छती के खिड़की नुमा रास्ते पर जम गई, जहाँ उसे ऑटोमेटिक राइफल की एक नाल झांकती हुई नजर आ रही थी। तारक के चेहरे पर जर्दी सी फैल गई।